इजराइल की संसद एक ऐसे बिल पर वोट करने जा रही है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस बिल के तहत अगर कोई फिलिस्तीनी मिलिट्री कोर्ट में किसी इजरायली की हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसके लिए मौत की सजा डिफॉल्ट बन सकती है, यानी सीधे फांसी। इस कानून में 90 दिनों के अंदर सजा सुनाने की बात कही गई है और माफी यानी क्लेमेंसी का कोई अधिकार नहीं होगा। इस बिल को इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री एतमार बेन गिविर ने तैयार किया है, जो पहले से ही सख्त नीतियों के लिए जाने जाते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह कानून खास तौर पर वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों को निशाना बनाता है, क्योंकि वहां के मिलिट्री कोर्ट सिर्फ फिलिस्तीनियों के मामलों की सुनवाई करते हैं और उनकी सजा दर लगभग 100% के करीब बताई जाती है। यूरोप के बड़े देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ने इस बिल को भेदभावपूर्ण बताया है और कहा है कि इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी इस बिल के समर्थन में नजर आ रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें अब उम्र कैद का विकल्प भी जोड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र के जानकारों ने चेतावनी दी है कि इस कानून में आतंकवाद की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिससे ऐसे लोगों को भी मौत की सजा दी जा सकती है जो वास्तव में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल न हो। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मौत की सजा अपराध कम करने में ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। इतिहास की बात करें तो इजराइल ने 1954 में हत्या के मामलों में मौत की सजा खत्म कर दी थी और 1962 में सिर्फ एक ही व्यक्ति को फांसी दी गई थी। अब अगर ये बिल पास होता है तो ये एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक बदलाव होगा। फिलिस्तीनी संगठनों का कहना है कि ये कानून जेलों में बंद कैदियों के लिए बड़ी जानलेवा धमकी बन सकता है, यानी एक बार फिर इजराइल फिलिस्तीन विवाद में तनाव और ज्यादा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने तेहरान में मौजूद इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर बड़ा हमला किया है। यह यूनिवर्सिटी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC द्वारा संचालित एक प्रमुख सैन्य शैक्षणिक संस्थान मानी जाती है। इजरायली सेना के मुताबिक ये जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि एडवांस हथियारों के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद कई अहम सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया है, जिसमें भूमिगत विंड टनल, केमिस्ट्री सेंटर और टेक्नोलॉजी व इंजीनियरिंग फैसिलिटी शामिल है। इजराइल का कहना है कि इन सभी का इस्तेमाल हथियार बनाने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा था। इसी वजह से इस ऑपरेशन के जरिए ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी का दौरा पहले ईरान के शीर्ष नेता हयातुल्ला अली खामनी समेत कई बड़े अधिकारी कर चुके हैं। हालांकि ईरान की तरफ से इस हमले पर अभी तक पूरी तरीके से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन साफ यह है कि राजधानी तेहरान के अंदर इस तरह का हमला क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा भड़का सकता है और आने वाले दिनों में जवाबी कार्रवाई की आशंका भी बढ़ गई है। यूएई में हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं, जहां सरकार ने सोशल मीडिया पर कड़ा एक्शन लेते हुए कई देशों के लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ वीडियो देखने, उनको शेयर करने या मोबाइल में सेव रखने पर भी लोगों को जेल भेजा जा रहा है। मानवाधिकार समूह डिटेन्ड इन दुबई ने खुलासा किया है कि ब्रिटेन के कम से कम 35 नागरिक दुबई में हिरासत में हैं, जबकि अबू धाबी में भी उतनी ही संख्या में लोग पकड़े गए हैं। बताया ही जा रहा है कि कुछ लोगों को सिर्फ ड्रोन और मिसाइल हमलों की तस्वीरें लेने या दोस्तों को भेजने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां तक कि जिन लोगों ने वीडियो डिलीट भी कर दिया उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। यूएई का कानून कहता है कि ऐसी कोई भी तस्वीर या वीडियो जो पब्लिक सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकती हो, उसे शेयर करना यूएई के कानून के मुताबिक अपराध है। इसी के चलते पुलिस सड़कों पर लोगों के फोन चेक कर रही है और कंटेंट मिलने पर सीधे हिरासत में ले रही है। इस बीच ईरान के हमलों ने यूएई की छवि को बड़ा झटका दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 28 मार्च तक ईरान ने 398 बैलिस्टिक मिसाइल, 1800 के आसपास ड्रोन और 15 क्रूज मिसाइल दागे हैं, जिससे दुबई एयरपोर्ट और पाम जुमेरा के फेयरमाउंट होटल जैसे बड़े इलाकों को
नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि सरकार अब हर कीमत पर ऐसी खबरों और वीडियो को रोकना चाहती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो इमेज खराब हुई है उसको बचाया जा सके। ब्रिटेन सरकार ने भी कहा है कि वे गिरफ्तार नागरिकों को काउंसलर सहायता दे रही है, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई लोगों को भीड़ भाड़ वाली जेलों में रखा गया है, दवाइयां नहीं दी जा रही हैं और बिना वकील के बयान पर साइन करने का दबाव बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि एक भारतीय छात्र को सिर्फ फैमिली ग्रुप में वीडियो फॉरवर्ड करने पर हिरासत में ले लिया गया। कई मामलों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर आरोपियों को 15 साल तक की सजा का खतरा बताया जा रहा है। इसी बीच यूएई की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है, जहां पिछले एक महीने में दुबई और अबू धाबी मार्केट से 120 अरब डॉलर से ज्यादा की वैल्यू खत्म हो चुकी है और रियल एस्टेट इंडेक्स में करीब 16% गिरावट दर्ज की गई है। यानी अब ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि सोशल मीडिया आम लोगों की आजादी और पूरी इकोनॉमिक्स को भी अपनी झपेट में ले चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि उनका सबसे पसंदीदा विकल्प ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना है और इसके लिए ईरान के सबसे अहम ऑयल एक्सपोर्ट हब खार्ग आइलैंड पर कब्जा भी किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा है, हो सकता है कि हम खार्ग आइलैंड ले लें, हो सकता है ना ले, हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। और उन्होंने इस प्लान की तुलना वेनेजुएला से की है, जहां अमेरिका तेल सेक्टर पर कंट्रोल चाहता है। खार्ग आइलैंड ईरान की लाइफलाइन माना जाता है क्योंकि यहीं से देश का ज्यादातर तेल निर्यात होता है। इसी बीच जंग का असर अब ग्लोबल मार्केट पर भी दिख रहा है, जहां ब्रेड क्रूड की कीमत $116 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। दूसरी तरफ अमेरिका ने जमीन पर कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है और करीब 10,000 सैनिकों की तैनाती का आदेश दे दिया है, जिसमें मरीन और 82 एयरबोर्न डिवीजन के हजारों जवान शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पास भी ऑपरेशन की योजना बनाई जा रही है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है और ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान उनकी 15 शर्तों में से ज्यादातर मान चुका है और बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही सैन्य दबाव भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। यानी एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी। अगर खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश होती है तो ये जंग सीधे ग्लोबल ऑयल संकट और बड़े युद्ध में बदल सकती है।